आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। गजा में आईडीएफ सोल्जर सीरियसली जख्मी, सीजफायर के बाद हमास के पहले बड़े हमले का नतीजा। इसराइल की फौज में बगावत, एयरफोर्स और इंटेलिजेंस के बाद नेवी के अफसरों और डॉक्टर्स ने भी जंग रोकने को कहा, मुश्किल में नेतन्याहू। गजा पर एयर स्ट्राइक्स का निशाना सिर्फ औरतें और बच्चे, यूएन का बड़ा इल्जाम। गजा की अगली नस्ल के जिंदा रहने पर खतरा। ईरान दे रहा अमेरिका से रिश्ते सुधारने को मौका, ट्रंप की अपनी वही ढपली वही राग, कहा बात नहीं माने तो गिरा देंगे बम। ट्रंप ने ड्रैगन पर 125% तक टैरिफ बढ़ाए, चाइना ने भी बराबर से टैक्स लगाए। टैरिफ वर्सेस टैरिफ की वॉर, टोल रहा बाजार। म्यांमार की फौज में जबरदस्ती हो रही भर्ती, आवाम कह रही जिंदा रहने के लिए पैदा हुए हैं, लड़ने के लिए नहीं। और सूडान में गोलियां नहीं रुकी, अब भूख भी मार रही, यूएन की वार्निंग, अब और चली जंग तो लाखों जिंदगियां हो जाएंगी खत्म। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 11 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। सबसे पहले एक खबर गजा से। आईडीएफ का एक सोल्जर गजा में सीरियसली जख्मी हुआ है, बुरी तरीके से जख्मी हुआ है। ये खुद इस्राएली अखबार ने खबर दी है। गजा में सीजफायर टूटने के बाद से ये पहली बार खबर आई है जब इसराइल को अपने फौजियों का नुकसान होना शुरू हो गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमास ने भी अब आईडीएफ पर हमले तेज कर दिए हैं और जंग अब तेज होने के अंदेशे बढ़ गए हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ इस्राएली डिफेंस फोर्सेस ही हमले कर रही थी, मारे जा रहे थे आम लोग। हमास के भी कुछ लीडर्स, कुछ मिलिट्री लीडर्स मारे गए थे, लेकिन अब बदला होने लगा है। आईडीएफ ने कंफर्म किया है कि गोलानी ब्रिगेड की 12th बटालियन का एक सोल्जर जुमे की सुबह साउथ गजा में मुकाबले के दौरान सीरियस तौर पर जख्मी हो गया। आईडीएफ की तरफ से अभी और डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि गजा के साउदर्न एरिया में अब भी इंटेंस फाइटिंग जारी है। अब अगली खबर कि इजरायली आर्मी के तीनों विंग्स ने नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब ये बगावत एक सुनामी बनती दिख रही है। एयरफोर्स, इंटेलिजेंस यूनिट, डॉक्टर्स और अब नेवी भी नेतन्याहू की जंग के खिलाफ खड़ी हो गई है। न सिर्फ हवाओं में, अब समंदर में भी नेतन्याहू की नैया डूबती नजर आ रही है। 150 से ज्यादा एक्स नेवी ऑफिसर्स अब एयरफोर्स और इंटेलिजेंस यूनिट के वेटरन्स के साथ आकर खड़े हो गए हैं। वो सब भी एक ही सुर में यही कह रहे हैं, जंग रोको, होस्टेजेस को बचाओ। कल तक ये सिर्फ पायलट्स की आवाज थी। 1000 या 900 से ज्यादा पायलट्स और रिजर्विस्ट एयरफोर्स के वो खड़े हो गए थे। उन्होंने साइन किया था एक खत, जिसके बाद उन्हें धमकी दी गई नौकरी से निकालने की, तो एक आईडीएफ की यूनिट जुड़ गई। फिर डॉक्टर्स ने भी कहा कि ये जंग बेकार है और नेवी भी इसमें जुड़ गई। आज शाम को हमने आपको एक स्पेशल प्रोग्राम में दिखाया था कि आईडीएफ की 8200 यानी 8200 इंटेलिजेंस यूनिट, जो बहुत तेज तर्रार खतरनाक है, शिनबेज से भी ज्यादा इसे तेज माना जाता है, उसके 250 अफसरों ने, उस 8200 इंटेलिजेंस यूनिट के 250 अफसरों ने भी यही कहा कि ये जंग सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए है और अब समंदर से आवाज आ गई है। इजरायली नेवी के वेटरन्स ने एक खुला खत लिखा है जिसमें पता है क्या कहा गया है? कहा गया है कि अगर गजा पर ये एयर स्ट्राइक्स चलती रहीं तो होस्टेजेस कभी वापस नहीं आ पाएंगे। सोल्जर्स और सिविलियंस दोनों और ज्यादा खतरे में पड़ेंगे। नेतन्याहू के लिए ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं है, ये एक चार्ज शीट है। एयर, लैंड और सी से आई हुई एक खतरनाक चार्ज शीट। डॉक्टर्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, एयरफोर्स, पायलट्स और नेवी के ऑफिसर्स सब एक ही बात कह रहे हैं, जंग रोको। ये पॉलिटिक्स की नहीं, जिंदगियों का सवाल है। और जो नहीं कह रहे हैं वो शायद सिर्फ नेतन्याहू की कैबिनेट में बैठे हुए हैं या फिर टीवी पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। नेतन्याहू की क्रेडिबिलिटी अब क्रैश हो रही है, फाइटर जेट से भी ज्यादा तेजी से। और आईडीएफ चीफ एयाल ज़ामिर, वो हर नए लेटर के बाद एक नए कोर्ट मार्शल की फाइल खोल रहा है। इसराइल में बेचैनी बढ़ रही है दोस्तों। ये परमानेंट सीज फायर के लिए एक अच्छा सिग्नल है। बढ़ते आगे, जमीन पर सिर्फ बचा कुचा गजा है और आसमान से बरस रही है मौत सिर्फ और सिर्फ औरतों और बच्चों पे। और अब यूनाइटेड नेशंस ने भी ये कह दिया है कि ये सिर्फ वॉर नहीं है, ये पूरे फ़लस्तीनी आवाम को मिटा देने की एक साजिश सी लगती है। 18 मार्च से 9 अप्रैल तक गजा में 224 इजरायली एयर स्ट्राइक्स रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स यानी रिहायशी इमारतों और टेंट्स पर हुई।
और सिर्फ 36 एयर स्ट्राइक्स का डाटा, उन 224 में से 36 एयर स्ट्राइक्स का डाटा यूएन ने कंफर्म किया है, जिसमें एक भी आदमी या मर्द नहीं मारा गया, सिर्फ औरतें और बच्चे शहीद हुए। औरतें और बच्चे। 36 एयर स्ट्राइक्स। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स चीफ की रिप्रेजेंटेटिव रवीना शमदसानी ने कहा, मौत, तबाही, बेघर होने का सिलसिला और गजा के लोगों को पूरी तरह निकाल देने की बात, ये सब मिलाकर फिलिस्तीनियों के मुस्तकबिल के लिए खतरा बन गया है। क्या ये वॉर है या एथनिक क्लींजिंग है? क्या ये एयर स्ट्राइक्स हैं या एक कम्युनिटी को खत्म करने की एक कैलकुलेशन है? शहर से पहले हुई एक और इजरायली स्ट्राइक में आज 10 लोग मारे गए, उसमें से भी 7 बच्चे थे। 7 बच्चे 10 में से। गजा की अगली नस्ल को खत्म किया जा रहा है क्या? और फिर भी वर्ल्ड लीडर्स ये कह रहे हैं कि इसराइल का हक है अपने आप को डिफेंड करना, अपनी हिफाजत करना। तो सवाल ये है कि क्या मां की गोदी में सोया बच्चा भी एक खतरा है, या नेतन्याहू और आईडीएफ के लिए अब डिफेंस का मतलब बस डिस्ट्रक्शन रह गया है, सिर्फ तबाही। गजा से यमन लिए चलते हैं। अमेरिका ने यमन पर एक बार फिर हवाई हमले किए हैं, जिसमें दारुल हुकूमत सना और उसके आसपास के इलाकों में रिहायशी एरियाज और खेत खलियान को निशाना बनाया गया है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स और गवाहों के मुताबिक जुमे की सुबह बनी हुशैश डिस्ट्रिक्ट पर 6 एयर स्ट्राइक्स की गई, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भारी नुकसान हुआ। तस्वीरें देखिए। अभी तक किसी की जान जाने का कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन हमलों से इस इलाके में खौफ और टेंशन बढ़ गई हैं। ये एयर स्ट्राइक एक ऐसे वक्त में हुई है जब हूथी ग्रुप और अमेरिका के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट तेजी से बढ़ रहा है। उधर हाउथीज ने भी अमेरिका के जंगी बेड़े पर फिर से एक नया दावा किया है हमले का। कहा है कि हमने हमला किया मिसाइल और ड्रोन से। बॉम्ब गिरा दो या बात कर लो, ट्रंप के डिप्लोमेसी स्टाइल आज भी वही है, या तो धमकी या तमाशा। और ईरान कह रहा है चलो एक जेन्युइन चांस दे देते हैं तुम्हें। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ ओमान में शुरू होने वाले न्यूक्लियर टॉक्स को एक जेन्युइन चांस दे रहे हैं, मगर बैकग्राउंड में ट्रंप ने पहले ही वार्निंग दे दी, बातचीत फेल हुई तो बॉम्ब गिरा दूंगा। ये वही ट्रंप हैं जो पहले ईरान डील से निकल गए थे और अब वापस आके वही पुरानी मूवी रिपीट कर रहे हैं, लेकिन नए पोस्टर के साथ। ईरान अभी रीजन में चोट खाया हुआ है। इसराइल के क्रॉस बॉर्डर अटैक्स ने उसकी प्रॉक्सीज को नुकसान पहुंचाया है। गजा के अक्टूबर अटैक के बाद से रीजन धधक रहा है, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने टॉक्स एक्सेप्ट की हैं। क्या ये डिप्लोमेसी है या डिस्पेरेशन? ईरान कह रहा है कि अमेरिका को इस कंस्ट्रक्टिव जेस्चर्स के कदर करनी चाहिए, मगर व्हाइट हाउस में ट्रंप अपने साथ वापस सिर्फ एक चीज लेकर आए हैं, नॉइज और न्यूक्स, यानी शोर शराबा और न्यूक्लियर पर हंगामा, इसके सिवा कुछ नहीं। अब बात चाइना की। 125% टैरिफ लगाओ और चाइना से दोस्ती की उम्मीद रखो। ट्रंप का इकोनॉमिक रोमांस भी बस धमकियों पर टिका है, गजब का है। लेकिन इस बार बीजिंग ने भी घुमा के जवाब दिया है। चाइना ने कहा अगर अमेरिका 125% टैरिफ लगाएगा तो हम भी वही करेंगे, और इसके बाद चाहे जो हो हम और नहीं बढ़ाएंगे। यानी ये गेम अब टिट फॉर टैट से टैरिफ फॉर टैरिफ बन चुका है। चाइना ने अमेरिका के माल पे अब 125% टैरिफ लगा दिया है, 125% तक की ड्यूटीज ठोक दी हैं और कह दिया है कि आगे और कुछ भी हो हम इसको और एस्केलेट नहीं करेंगे। अब इतना ही 125% माल बहुत हो गया। जो अमेरिका में लोगों को चाइना का माल $100 का मिलता था, अब $225 का मिलेगा, क्योंकि ट्रंप ने 125 बढ़ाया था ना। फिर उसके बाद और आगे निकल गए। तो चाइना बराबर से जवाब अमेरिका को दे रहा है। ये होता है जवाब देना। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चाइना का ये रिप ऑफ मॉडल अब नहीं चलेगा। मगर दोस्तों, दुनिया कह रही है कि 2 सुपर पावर्स, 2 ईगो और इनके बीच में फंस गया है ग्लोबल मार्केट। ये है एक नया ट्रेड वॉर 2.0, जहां मार्केट हिल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ट्रंप अपनी कैंपेन स्पीचेस में कह रहे हैं मैं चाइना को सबक सिखा कर रहूंगा, मैं चाइना को सबक सिखा रहा हूं, ये कह रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, अमेरिका के वोटर को महंगा माल मिलेगा या ट्रंप का एक और शो मिलेगा? और चाइना क्या टैरिफ लगा के रुक जाएगा या डॉलर के गेम में भी घुसेगा? देखते हैं। फिलहाल तो मंदी मनोरंजन कर रही है।
अच्छा, चाइना की एक और खबर है। उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अमेरिका को सख्त वार्निंग दी है कि अगर वो अपनी एक तरफा ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस पर अड़ा रहा अमेरिका, तो वो खुद ही दुनिया में तनहा पड़ जाएगा, अलग थलग हो जाएगा। जुमे को बीजिंग में स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज के दौरे के दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि टैरिफ वॉर में किसी की भी जीत नहीं होती भाई, समझ लो। उनका इशारा क्लियरली अमेरिका की तरफ से लगाए गए नए टैरिफ्स और ट्रेड पॉलिसीज की तरफ था, जिनके चलते पूरी दुनिया भर में टेंशन्स बढ़ गई। शी जिनपिंग ने बहुत ही सख्त लफ्जों में कहा कि अगर अमेरिका अकेलापन चुनता है तो उसे सबसे ज्यादा नुकसान इससे सबसे ज्यादा नुकसान खुद अमेरिका को ही होगा। फैसला आपका है। अब बात म्यांमार की फौज में भर्ती हो जाओ वरना जिंदगी छोड़ दो, ये है म्यांमार की मिलिट्री का नया फरमान। जहां जंग हार रहे हैं तो आवाम को जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा है। म्यांमार के मिलिट्री रूलर्स ने अब तक हजारों नौजवानों को जबरदस्ती फौज में घुसा दिया है, लेकिन ना जंग रुक रही है, ना मिलिट्री जीत पा रही है। समझे, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन यानी जबरदस्ती भर्ती ने ना बैटलफील्ड पे फायदा दिया, ना दिल जीतने में काम आया। इन लोगों को क्रांतिवीर बनाकर फौज में डाला गया था, सोचा था हम कहेंगे ये तनख्वाह मिलेगी, वो बेनिफिट मिलेगा, ये खुश हो जाएंगे। आवाम क्या जवाब दे रही है? आवाम कह रही है कि हम लड़ने के लिए नहीं, जीने के लिए पैदा हुए हैं, सिमरन को जीने दो। अब म्यांमार के लोग मिलिट्री से भाग रहे हैं, बॉर्डर पर भाग रहे हैं। म्यांमार की फौज एक ऐसी सिविल वॉर में घिरी हुई है जहां अपनी आवाम को ही दुश्मन समझा जा रहा है। डेमोक्रेसी को गोली मारने के बाद अब आवाम को यूनिफॉर्म पहनाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जबरदस्ती से बनाई गई फौज आखिर कब तक लड़ पाएगी और किसके लिए लड़ेगी? जंग का तीसरा साल अब और मौत और भूख की शक्ल में सामने आएगा। सूडान में न गोलियों का सिलसिला रुक रहा है, ना भूख का बढ़ता हुआ साया रुक रहा है। यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने सीधी वार्निंग दी है, अगर सिविल वॉर एक और साल चली तो 10,000 नहीं लाखों जिंदगियां खत्म हो सकती हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के इमरजेंसी कोऑर्डिनेटर फॉर द सूडान क्राइसिस मिस्टर शॉन ह्यूग्स कहते हैं 10 इलाके सूडान के 10 इलाके पहले ही भुखमरी की गिरफ्त में हैं और 17 और इलाकों पर भूख का साया मंडरा रहा है बुरी तरीके से। यूनाइटेड नेशंस के रिलीफ ट्रक, जिनमें राशन वगैरह, मदद कमाल, दवाइयाँ, ये सब वगैरह होता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये रिलीफ ट्रक जहाँ लोग सबसे ज़्यादा भूखे हैं, क्योंकि रास्ते सिर्फ बंदूकों के नाम हैं, ना कि इंसानियत के। सिविल वॉर है। सूडान के लिए दुनिया की खामोशी एक और खौफनाक जेनोसाइड की दस्तक दे रही है। पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ नहीं है। सूडान में कौन लोग रहते हैं? आखिरकार उनकी तरफ तरस क्यों नहीं आता? लोग उनकी तरफ वैसा ही क्यों नहीं सोचते जैसा फ़लस्तीनियों की तरफ सोच रहे हैं? उनकी तरफ भी सोचा जाना चाहिए। फ़लस्तीन का मामला इस वक्त सबसे बड़ा है, लेकिन सूडान का मामला भी छोटा नहीं है। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये जंग कब ख़त्म होगी, सवाल ये भी है कि क्या किसी भूखे बच्चे की जान किसी डिप्लोमेटिक टेबल से ज़्यादा कीमती है या नहीं। आज़ाद बोल इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, सलामत रहिए, पूरी दुनिया के अमन व अमान के लिए दुआ करते रहिए।